अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी वीडियो लास्ट लेक्चर का कंटिन्यू है जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट आर फिज़िकल एक्टिविटीज़, व्हाट इज़ एक्सरसाइज, टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो ये वीडियो उसी लेक्चर का कंटिन्यू है जिसमें अभी हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ जॉइंट्स मूवमेंट से। तो डियर स्टूडेंट, जॉइंट मूवमेंट हमारे पास डिफरेंट टाइप की होती हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फ्लेक्शन। इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। डिक्रीजिंग द एंगल ऑफ द जॉइंट, फॉर एग्जांपल बेंडिंग द एल्बो। तो डियर स्टूडेंट, फ्लेक्शन हम उस मूवमेंट को कहते हैं कि जिसमें जॉइंट्स का एंगल कम हो। फॉर एग्जांपल आप ये इमेजिन करें कि एक इंसान इधर है और उसका शोल्डर है, तो अगर वो शोल्डर अपनी बॉडी के पास लेके आएगा तो उनका एंगल कम होगा, तो उसको हम कहेंगे फ्लेक्शन। और जब बात करें हम एक्सटेंशन की, तो इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ द जॉइंट, स्ट्रेटनिंग द आर्म एट द एल्बो। तो डियर स्टूडेंट, इधर अगर उसी को हम अगर दूर लेके जाएं तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन। तो इसी तरह यहाँ पे एल्बो की एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम अपने एल्बो को बेंड कर लेंगे, मतलब कि अपने हाथ को हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे, तो उसको हम कहेंगे फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन हम कहेंगे कि अगर हम अपना आर्म स्ट्रेट कर लें, तो हमारा जो एल्बो होती है जिसे हम कोनी कहते हैं, तो उसमें एंगल हमारा ज़्यादा हो जाता है। अब है हाइपर एक्सटेंशन, फर्दर एक्सटेंशन और स्ट्रेटनिंग ऑफ अ जॉइंट, फॉर एग्जांपल बेंडिंग ऑफ अ हेड बैकवर्ड। तो अगर हम फर्दर एक्सटेंशन भी कर दें और या स्ट्रेटनिंग ऑफ जॉइंट कर दें तो उसको हम हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। अगर एक्सटेंशन से बात आगे चली जाए तो उसको हम हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। अब बात आती है एबडक्शन की और एडक्शन की। तो डियर स्टूडेंट, जब हम प्लेन्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कहा था एक जो मिड लाइन होती है बॉडी में, तो अगर हम किसी भी बॉडी पार्ट को उससे दूर लेके जाएं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ह्यूमन खड़ा है, उसकी जो मिड लाइन है उससे हम आर्म्स को दूर लेके जाएं तो उसको हम कहेंगे एबडक्शन। और अगर हम उसी मीडियन लाइन के पास लेके आए तो उसको हम कहेंगे एडक्शन। तो द मूवमेंट ऑफ द बोन अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एबडक्शन एंड द मूवमेंट ऑफ द बोन टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एडक्शन। तो डियर स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं ऐड का मतलब होता है जमा करना। तो अगर हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट को अपने सेंटर की तरफ जमा करें, लेके आए, तो उसको हम कहेंगे एडक्शन। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है रोटेशन सर्कमडक्शन। तो रोटेशन है मूवमेंट ऑफ द बोन अराउंड इट्स सेंट्रल एक्सिस एंड सर्कमडक्शन है मूवमेंट ऑफ द डिस्टल पार्ट ऑफ द बोन इन अ सर्कल व्हाइल द प्रोक्सिमल एंड रिमेन फिक्स। तो डियर स्टूडेंट, रोटेशन है मूवमेंट ऑफ द बोन अराउंड इट्स सेंट्रल एक्सिस। अगर सेंट्रल एक्सिस पे बोन मूव करेगा तो उसको हम रोटेशन कहेंगे। बट सर्कमडक्शन का ये बात है, किसी भी हमारे बॉडी पार्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिस्टल पार्ट, एक होता है प्रोक्सिमल पार्ट। प्रोक्सिमल पार्ट हम कहते हैं जहां से उसका ओरिजिन स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ह्यूमरस बोन है जो कि हमारी आर्म की बोन है, तो उसमें हमारे पास जो उसकी प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो हमारा शोल्डर की तरफ होता है, और जो उसका डिस्टल पार्ट होता है वो हमारी एल्बो की तरफ होता है। तो सर्कमडक्शन में ओनली डिस्टल पार्ट मूव करेगा सर्कल में, लेकिन प्रोक्सिमल पार्ट उसका फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल हमारे थंब की मूवमेंट आप देखें, उसमें जो उसका प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो फिक्स रहता है, मगर उसका डिस्टल पार्ट मूव करता है। इवर्जन एंड इन्वर्जन, turning the sole of the foot outward by moving the ankle joint. Inversion, turning the sole of a foot inward by moving the ankle joint. तो डियर स्टूडेंट, इवर्जन और इन्वर्जन हमारी फुट की मूवमेंट है, जिसमें सोल हमारे कहते हैं तालू को। तो अगर हम अपने फुट को बाहर की तरफ निकालें, तो उस मीन्स कि उसका जो लोअर पार्ट है वो बाहर की तरफ फेस करे, तो उसको हम कहते हैं इवर्जन। और इनका मतलब होता है अंदर की तरफ। तो अगर हम अंदर की तरफ अपने फुट को लेके आएंगे तो उसको कहेंगे हम इन्वर्जन। अब बात आती है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन की। तो डियर स्टूडेंट, मूविंग द बोन्स ऑफ द फोरआर्म सो दैट द पाम ऑफ द हैंड फेसेस डाउनवर्ड व्हेन हेल्ड इन द फ्रंट ऑफ द बॉडी। तो डियर स्टूडेंट, ये फोरआर्म की मूवमेंट है जिसमें हमारे हैंड इन्वॉल्व होते हैं। अगर हमारा हैंड, अगर फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल इसकी इस तरह ले लें, अगर आप किसी के सर पे हाथ रखते हैं तो वो प्रोनेशन मूवमेंट होती है, मतलब कि हमारा जो पाम होता है वो डाउनवर्ड होता है। बट अगर आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं या आप कोई चीज़ रिसीव कर रहे हैं तो आप अपना पाम उसकी तरफ बढ़ाएंगे, तो उसको सुपिनेशन कहते हैं। मूविंग द बोन्स ऑफ द फोरआर्म सो दैट द पाम ऑफ द हैंड फेसेस अपवर्ड। तो हम डेफिनेटली उसकी तरफ अपना हम पाम आगे करेंगे जिसमें हमें वो चीज़ पकड़ाएगा, तो उसको हम कहते हैं सुपिनेशन मूवमेंट। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ मूवमेंट थी रिलेटेड टू जॉइंट। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी अलाइनमेंट एंड एक्टिविटी। तो डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं, जिसमें आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आ जाता है हमारी फिजिकल हेल्थ। डेफिनेटली ये बात आपको भी पता है कि हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी एक्टिविटीज़ भी अच्छी होंगी। इसी तरह मेंटल हेल्थ, बहुत कुछ लोग जिनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती तो उनकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। न्यूट्रिशन, तो अगर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा होगा तभी हमारी डेली लाइफ की हमारी एक्टिविटीज़ भी अच्छी होंगी। पर्सनल वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड, एटीट्यूड भी हमारी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। एंड अदर फैक्टर्स भी आ जाते हैं जिससे हमारी बॉडी अलाइनमेंट एंड एक्टिविटीज़ अफेक्ट होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये अब हैं कुछ बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज के हमारे पास क्या क्या फ़ायदे होते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारे डिफरेंट बॉडी सिस्टम को फ़ायदा होता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा इंडोक्यूमेंट्री सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, जो लोग सुबह मॉर्निंग में वॉक वगैरह करते हैं तो उसको हम कहते हैं देखो आपकी स्किन कितनी फ्रेश है। तो ये देखिए, मेंटेन स्किन इंटेग्रिटी एंड प्रिवेंट प्रेशर अल्सर्स। इसके बाद आ जाता है CVS सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें आ जाता है स्ट्रेंथन हार्ट मसल्स एंड ब्लड सप्लाई टू हार्ट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो डेफिनेटली जो बंदा डेली एक्टिविटीज़ करेगा तो उसका हार्ट भी उतना ही स्ट्रांग होगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, वो लोग जो मतलब कि डेली एक्सरसाइज करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ओबेसिटी के भी शिकार कम होते हैं। तो इसलिए इंप्रूव एपेटाइट, डाइजेशन एंड एलिमिनेशन। इसके बाद आ जाता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मसल स्ट्रेंथ, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड रोम इंक्रीजेज, बोन डेंसिटी इज मेंटेन। तो डियर स्टूडेंट, ये भी क्लियर सी बात है, जो बंदा जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करता है उसकी मसल्स भी उतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह, बोन डेंसिटी वगैरह भी मेंटेन रहती है। Psychoneurological system produces a sense of well-being, improves self-esteem, increases energy level to perform ADL। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारी साइकोन्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, तो इसका मतलब ये है कि जो बंदा जितना एक्टिव होता है वो उतना मेंटली स्ट्रांग होता है और वो उसकी सेल्फ स्टीम भी इंप्रूव हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंक्रीजिंग वेंटिलेशन, हमारी अच्छी रेस्पिरेशन होती है, प्रिवेंट्स पूलिंग ऑफ सेक्रीशंस। Metabolic system, increasing metabolic rate, increases use of fatty acid with reduces serum cholesterol. Urinary system, prevent urinary stasis। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास कुछ बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइजेज। या आप पढ़ सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को हमारी एक्टिविटीज़ किस तरह बेनिफिट पहुंचाती है। तो डियर स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट, ड्यूरिंग कंटिन्यूअस एक्सरसाइज योर ब्रेन रिलीजेस एंडोर्फिन, केमिकल दैट ब्लॉक पेन मैसेजेस फ्रॉम रीचिंग योर ब्रेन सेल। तो डियर स्टूडेंट, इधर ये कह रहे हैं जो बंदा जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करता है उसके ब्रेन में उतना ही ज़्यादा एंडोर्फिन रिलीज होता है। और ये एंडोर्फिन है कि ये वो केमिकल है जो कि हमारे पेन मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक पहुंचने से ब्लॉक कर देता है। तो डेफिनेटली जब पेन ही हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचेंगे तो हमें पेन का फील नहीं होगा। तो पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली आर लाइकली टू बी मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड फोकस्ड। पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली टिपिकल हैव रिड्यूस स्ट्रेस लेवल्स। तो डियर स्टूडेंट, जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे कुछ सोशल बेनिफिट। एक्सरसाइज इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू हैव फन। फिजिकल एक्टिविटी कैन बी अ वे टू बॉन्ड विद फैमिली एंड फ्रेंड। फिजिकल एक्टिविटी कैन बिल्ड न्यू रिलेशनशिप्स। तो डियर स्टूडेंट, अब आ जाते हैं, पहले हमने पढ़े थे बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ इमोबिलिटी। इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कि इमोबिलिटी क्या होता है। तो अब जिस तरह एक्सरसाइज के कुछ बेनिफिट थे उस तरह हमारे इमोबिलिटी के भी कुछ नुकसान होंगे। तो जिस तरह इंटीग्मेंट्री सिस्टम के हमने बेनिफिट्स पढ़े थे उसी तरह यह है कि रिड्यूस स्किन टर्गर एंड स्किन ब्रेकडाउन। तो अगर हम इमोबाइल पड़े रहेंगे और डेली एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो इसके ये नुकसान होंगे। एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या इफेक्ट आएगा कि हमारा कार्डियक वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो बंदे जितना ज़्यादा इमोबाइल पड़ा रहता है तो उसी तरह उसकी आर्टरीज में प्लैक्स जमा होने शुरू पड़ जाते हैं जो कि लीड करता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन के। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद आता है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, डिक्रीज डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन। तो जो इंसान जितना ज़्यादा पड़ा रहता है, डेली एक्टिविटीज़ नहीं करता, वो लीड कर जाता है कॉन्स्टिपेशन और डिक्रीज डाइजेशन की तरफ। MSK सिस्टम में आ जाता है हमारा डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस, डिसयूज एट्रोफी, कॉन्ट्रैक्चर, स्टिफनेस एंड पेन। तो डिसयूज एट्रोफी मीन्स के जोन सी मसल हमारा जितना काम नहीं करती, जिस तरह काम नहीं करती, उसके सेल एट्रोफ होना शुरू कर जाते हैं, उसके मसल वीकनिंग स्टार्ट हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया हमारा वीकनिंग ऑफ बोन्स, इसी तरह हमारी स्टिफनेस एंड पेन भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बाद आता है हमारा साइकोन्यूरोलॉजिकल सिस्टम, हमारी एवरेज डेली लाइफ जो है, सेल्फ स्टीम भी लो हो जाती है, एम्पेयर सोशल डेवलपमेंट हो जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डाउन चला जाता है, पूलिंग ऑफ सिक्रीशन हो जाती है, एटेलेक्टेसिस भी हो जाता है और इसके साथ साथ हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया की तरफ भी ये लीड कर जाते हैं। इसके बाद आता है मेटाबॉलिक सिस्टम, मेटाबॉलिक रेट भी हमारा डिक्रीज कर जाता है, एनोरेक्सिया, हमारे डिफरेंट नर्वस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस की तरफ ये लीड करते हैं। इसके बाद आता है यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी स्टेसिस, रीनल कैलकुलाई, हमारी रीनल स्टोन्स बन जाते हैं किडनीज में और यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है, मतलब कि यूरिनरी हमारा यूरिनरी ब्लैडर में ही स्टोर होने लग जाता है और सिक्रीट नहीं होता। तो अब बात आती है नर्सिंग प्रोसेस की कि इसमें नर्सिस का क्या रोल है। तो नर्सिंग रोल में हमारा पहले आ जाता है असेसमेंट। असेसमेंट में एक्टिविटी लेवल देखेंगे, मोबिलिटी प्रॉब्लम्स देखेंगे, एक्सरसाइज एंड फिटनेस गोल्स देखेंगे,
उसका एसेस गेट करेंगे, अलाइनमेंट देखेंगे पेशेंट की, मसल मास एंड टोन करेंगे। ये सब कुछ असेसमेंट में आ जाता है। अब असेसमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसको हम कहते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में एक्टिविटी इंटॉलरेंस चेक करेंगे उस इंसान की, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्टिविटी इंटॉलरेंस क्या होता है। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, सेल्फ केयर डेफिसिट, इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी, ऑल्टर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन के मीन्स यूरिनरी जो हमारा एलिमिनेशन है वो ठीक है या बिगड़ा हुआ है, रिस्क फॉर इंजरी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। तो हमारी डायग्नोसिस में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद आता है कि नेक्स्ट स्टेप के क्या प्लानिंग क्या होगी इसमें। तो आइडेंटिफाई क्लाइंट्स इन नीड टू असिस्टेंस। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट को किस टाइप की असिस्टेंस चाहिए, और अब फिर उसके बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, पोजिशनिंग, सेमी पोलर एटसेट्रा, ट्रांसफरिंग, रोम एक्सरसाइजेज, मूविंग एंड टर्निंग इन बेड। तो डियर स्टूडेंट ये सब हमने इम्प्लीमेंट करना है पेशेंट के ऊपर। और अब फाइनल स्टेप हमारा आ जाता है एवेल्युएशन, हैव द गोल्स बीन मेट और नॉट। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद हमने फिर एक केयर प्लान बनाना है, मॉडिफाई करना है कि अगर ये सब गोल्स जो हमने ऊपर हमने 4 स्टेप्स किए हैं वो अपने गोल्स उसने अचीव कर लिए हैं या नहीं। तो डियर स्टूडेंट यही था हमारा आज का लेक्चर, यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू।